तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टॉपर विजन क्लासेस पे। तो आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग, है ना। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि आखिर भाई संसाधन किसे कहते हैं, है ना। संसाधन देखेंगे, फिर आखिर संसाधन जो है उसका उपयोग हम लोग किस तरह से करते हैं, है ना, कैसे उपयोग किया जाता है, इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसा वीडियो शायद आपको कहीं पे मिला होगा, तो आइए देखते हैं, है ना। पहला है, सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे हम लोग कि संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? संसाधन जो है भौतिक और जैविक, है ना, दोनों हो सकते हैं। जिमरमैन ने कहा था, एक जिमरमैन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं क्या होते हैं, बनते हैं। क्या है? संसाधन होते नहीं, संसाधन क्या होते हैं, बनते हैं। मान लीजिए कि हमको हवा लग रहा है, गर्मी लग रहा है ना, हमको गर्मी लग रही है, आइए हमारे पास कूट है, तो क्या कर लिए, इसको हम हाँकना शुरू कर दिए, है ना। तो हमारा क्या बन गया, संसाधन बन गया कि नहीं बन गया, है ना। तो हमारा क्या बन गया, संसाधन बन गया। मान लीजिए कि यही पेन है ना, खुजली हो रहा है हमको, कर यहाँ पे ऐसे डाल के खुजला रहे थे, क्या बन गया, संसाधन बन गया भाई हमारा, खुजलाने वाला संसाधन, है ना। तो ये होते हैं कि संसाधन होते नहीं, संसाधन क्या होते हैं, बनते हैं, है ना। इसी तरीके से देखिए कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, मान लीजिए कि हमको गर्मी लग रहा था, अभी हमने क्या किया, अपने आवश्यकता को पूरा किया। क्या मान लीजिए कि हमको पानी पीना है ना, गर्मी ज्यादा लग रही है, हमको पानी पीना है। मान लीजिए कि मेरे पास बोतल नहीं है, भाई जा करके चुल्लू करके पानी पीते हैं ना, ये भी हम क्या कर लिए, अपना संसाधन बना लिए। किसी न किसी तरीके से हम लोग क्या कर लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। संसाधन कहलाता है, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए कि संसाधन का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन, है ना, कि आखिर संसाधन जो है उसको हम लोग बांटेंगे ना, बहुत सारे कैटेगरी में बांटेंगे। तो उसी तरीका से देखिए कि संसाधन का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, है ना। कि पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, हाँ, संसाधन कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होता है, ठीक है। मान लीजिए कि उत्पत्ति के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर कैसे भाई, है ना। तो संसाधन जो है डायरेक्ट टपकता तो नहीं है ना, उत्पत्ति होता है, निर्माण होता है। आज इस सब निर्माण करने में, इसका निर्माण होने में लगभग करोड़ों साल लग जाते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग बढ़िया से कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला है जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन, है ना। पहला क्या है, जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं कि ऐसा संसाधनों की उत्पत्ति जैव मंडल से होती है। कहाँ पे होती है, जैव मंडल, जैव मंडल मतलब जीव मंडल, है ना, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। इनमें सजीव के सभी लक्षण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये जो जैव संसाधन है, इसमें सजीव के लक्षण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, है ना। सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति, मत्स्य इत्यादि, ये सभी क्या है, जैव संसाधन है ना। उसके बाद है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होते हैं, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं वे सभी क्या है, अजैव संसाधन है। जैसे कि अभी हम इसका उपयोग किए थे, ये क्या है, एक अजैव संसाधन है। क्या है, अजैव संसाधन है ना, जैव संसाधन नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें जीव का लक्षण नहीं है, इसमें क्या है, निर्जीव का लक्षण है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अजैव संसाधन। ओके, ठीक है, क्लियर हो रहा है बात? अगर क्लियर हो रहा है तो आप लोग कमेंट करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइए, है ना। आगे देखिए पहला हो गया कि अजैव संसाधन, जैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए कि नवीकरणीय, है ना, नवीकरणीय क्या होता है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। अब उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं भाई, दो प्रकार होते हैं। उसमें से पहला है नवीकरणीय संसाधन। क्या है भाई, नवीकरणीय संसाधन। इसी से पता चला है कि नवीकरणीय मतलब जो निर्माण हो जाए, न्यू निर्माण हो जाए। जैसे कि देखिए, वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। तो क्या किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि पानी है, तो पानी एक बार यूज हुआ, उसके बाद बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद पूरा उसको प्राप्त कर लिया गया, है ना। तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, है ना, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा उसको क्या किया जाता है, पुनः प्राप्त कर लिए जाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या करते हैं भाई,
सूर्य से तुरंत हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको प्राप्त करके फिर बैटरी को चार्ज कर देते हैं, है ना। और फिर उसको यूज करते हैं हम लोग। फिर पवन ऊर्जा है, फिर जल है, H2O जिसको बोलते हैं, है ना। तो जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इत्यादि ये सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। क्यों नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये भाई पुनः इसको हम लोग क्या करते हैं, जैविक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा इसको क्या करते हैं हम लोग पुनः प्राप्त कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नवीकरणीय संसाधन, है ना। अगला देखिए, अगला अगला क्या है कि दूसरा है भाई कि अनवीकरणीय संसाधन, है ना। दूसरा देखिए अनवीकरणीय संसाधन। अब इसमें क्या होगा कि हम ऐसे ही समझा देते हैं आप लोग को कि ऐसा संसाधन जिसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब एक बार यूज कर लिए तो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, उसका फिर अब बनने में करोड़ों साल लगेगा, तब जा करके वो निर्माण होगा। तब तक क्या होगा, उस संसाधन का इस पृथ्वी पर से अस्तित्व खत्म हो जाता है ना। जैसे देखिए अनवीकरणीय संसाधन कि ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। क्या होता है भाई, ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि, एक लंबा समय लेता है बनने में, और जटिल प्रक्रिया होता है। जटिल मतलब बहुत ज्यादा हार्ड प्रक्रिया होता है उसका निर्माण करने में। क्या होता है, हार्ड होता है प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। कितना भाई, लाखों वर्ष लग सकते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन आदि, है ना। मान लीजिए कि जब पेड़ पौधा जो होता है जमीन में धंस जाता है तो उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी जो होता है अपना प्राकृतिक प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। जैसे क्या करता है भाई, दाव लगाना शुरू कर दिया। हम लोग को पता है कि जितना 32 किलोमीटर नीचे नीचे जाते जाते हैं, हर 32 किलोमीटर में 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब जब हम लोग पृथ्वी के कोर तक जाएंगे तो कोर तक जाने में पृथ्वी का टेम्परेचर जो होगा, आपका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर वहां तक पहुंचे तो भाई साहब समझ सकते हैं आप लोग क्या हो सकता है, 6000 डिग्री सेल्सियस हमारे पृथ्वी के कोर का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रक्रिया को पूरा होने में कितना लगता है, लाखों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। हाँ, तो बता रहे हैं आपको कि मान लीजिए कि पेड़ पौधा अंदर जमीन के अंदर दब गया, तो दबने के बाद क्या होता है कि उस पर प्रेशर लगता है। पृथ्वी क्या करती है, उसको दबाती है ना। तो प्रेशर लगता है, प्रेशर के साथ साथ और क्या लगता है, नीचे से दाब भी लगता है, जिसके कारण वो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें से जो तेल होता है एक जगह पृथ्वी के गर्भ में चल के जा करके इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद जो बच जाता है वो क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है ना। तो वही होता है कि उसके प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया होता है बहुत धीरे 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 प्रक्रिया शुरू होता है ना। तो इसी कारण से क्या होता है, जटिल प्रक्रिया होता है ना। और इस प्रक्रिया को बनने में कितना लगता है, लंबी अवधि लगता है, लाखों वर्ष लग सकते हैं, है ना। फिर है कि नवीकरणीय को चक्रीय और अनवीकरणीय को अचक्रीय भी कहते हैं। काहे भाई, नवीकरणीय को चक्रीय संसाधन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हें पूरा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन को इसलिए चक्रीय कहते हैं क्योंकि पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है? अगर बात क्लियर हो रहा है आप लोग को तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, है ना। तब तक आगे बढ़ते हम लोग कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं भाई, 4 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। मान लीजिए कि आपको कहीं पे जाना है ना। मान लीजिए कि कहीं पे आपको जाना है, पापा मम्मी को ले जाना है या आपको खुद जाना है ना, मिलने या कुछ भी करने, तो आप क्या किए भाई, बाइक निकाले, है ना। क्या किए, बाइक निकाले। तो जो बाइक है आपका क्या हो गया, निजी हो गया, आपका अपना हो गया, है ना, आपका अपना हो गया। तो यही क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। क्या हो गया भाई, व्यक्तिगत संसाधन हो गया, ठीक है। जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं वो तो भाई दूसरा को नहीं दे सकते, है ना, या दूसरा को तो है नहीं, दूसरा का तो है नहीं, आपका अपना मोबाइल है, इसलिए वो क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। जब काम हो रहा है तो आप यूज कर रहे हैं उसका, ठीक ना। देखिए, तब व्यक्तिगत संसाधन कि ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। क्या होता है, ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले वे सरकार को कर भी देते हैं। जिसके बदले क्या करते हैं, सरकार को कर भी देते हैं, जैसे भूखंड, बगीचा, कुआं इत्यादि। ये सभी क्या है भाई, निजी व्यक्ति के हाथों में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। आप लोग को बता देते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक बच्ची है जो पिछले साल का हम लोग आप लोग को प्रूफ दिखा देंगे कि 98 नंबर, 97 नंबर, 96 नंबर इतना आया है पिछला साल का, 2024 का हम रिकॉर्ड दिखा देंगे, है ना।
24 का रिकॉर्ड है, एसएसटी में 98, 97 और 96 नंबर आया हुआ है। थ्योरी में 79 है, 78 है ना। अब 20 तो भाई स्कूल का कार्य होता है ना, स्कूल का काम होता है। इसलिए ये जो कितना भी नोट्स आप लोग को दिखा रहे हैं, क्या है, टॉपर्स के द्वारा बनाया गया, जो हम भी इसमें हेल्प किए थे, और टॉपर्स के द्वारा बनाया गया नोट्स है, इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरा हो गया कि सामुदायिक संसाधन। दूसरा क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है। किसके अधिपत्य में होता है, किसी समुदाय के अधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। जिसका उपयोग किसके लिए सुलभ होता है, समूह के लिए सुलभ होता है। ऐसे संसाधन को हम लोग सामुदायिक कहते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं, समुदाय में एक समुदाय क्या करता है, उसका यूज करता है ना, इसलिए इसको समुदाय बोलते हैं। जैसे कि मंदिर, क्या हो गया, मंदिर जो हिंदुओं का होता है, हिंदू लोग उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं मंदिर, है ना। दूसरा हो गया मस्जिद, जो हमारे मुसलमान भाई जो लोग होते हैं वो लोग यूज करते हैं। फिर तालाब हो गया इत्यादि। ये सभी क्या है, ऐसे संसाधन है जो क्या होते हैं, सामुदायिक होते हैं, सामुदायिक होते हैं, जो एक समुदाय उसका क्या करता है, यूज करता है। बात क्लियर हो रहा है आप लोग को? अगर बात क्लियर हो रहा है तो भाई बिंदास होकर के पढ़ते जाइए, आराम से निहाली में गुजाइए, आराम से सुनते जाइए। चलिए, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है ना। अगला चैप्टर क्या है, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, देखिए। तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के सीमा के अंतर्गत, है ना, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के, राष्ट्र मतलब एक देश है ना, एक राष्ट्र के सीमा के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। जैसे भूमि, खनिज पदार्थ, वन इत्यादि, ये सभी क्या है, ऐसे संसाधन है जो क्या होते हैं, एक राष्ट्र के, एक देश के अंदर रहते हैं। इसको हम लोग मान लीजिए कि हमारे देश में निकल रहे हैं, हमारे देश में क्या है, लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सब है, तो मान लीजिए कि ये सब हमारे देश में है ना, ये सब हमारे देश में है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई दूसरा देश वाले आकर के हमारे संसाधन को यूज कर रहे हैं, है ना, ये सब हम यूज करेंगे। तो इसलिए क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला है चौथा नंबर है कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो अंतरराष्ट्रीय मतलब समझते हैं ना, इंटरनेशनल। क्या होता है, इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल, है ना। इंटरनेशनल संसाधन क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होता है, देखिए ध्यान से। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। कौन करती है भाई, अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। जैसे कि समझ लीजिए कि ये अपना इंडिया है, यहाँ पे देखते जाइएगा, देखिए भाई उतना अच्छा से ना पढ़ाता है ना। मान लीजिए कि एक अपना इंडिया हो गया, उसके बाद क्या है कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इधर लक्षद्वीप है, तो ये क्या हो गया कि जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसको और भी बढ़िया ही बना देते हैं, है ना, हड़बड़ी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमको समझाना है सिर्फ, और कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि मान लीजिए कि हम यहाँ से इंडिया से निकले 200 किलोमीटर तक गए, तो 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र जो होता है क्या होता है, आर्थिक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। तो 200 किलोमीटर तक क्या हो गया सॉरी 200 किलोमीटर तक क्या हो गया कि 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है ना। तो यहाँ तक का 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो अपना हो गया। इसके बाहरी का जो क्षेत्र हो गया क्या हो गया, इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गया, है ना। इस पे नियंत्रण किसका होता है, आर्थिक अंतरराष्ट्रीय संस्था का होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो रहा है। ठीक है, मैप पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, मैप थोड़ा सा गड़बड़ हो ही गया, यहाँ पे गड़बड़, गुजरात राजस्थान गड़बड़ हो गया है ना। उधर तो भाई पूर्वी क्षेत्र तो लग रहा है लटक ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना खुद बेइज्जती कर लिए तो अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, यह हमारा हो गया क्या भाई कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो गया, है ना। अगला देखेंगे हम लोग, विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। क्या भाई, विकास के आधार पर, है ना, विकास के आधार पर या स्तर पर, है ना। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संभावित संसाधन, बाबू जग जाओ,
है ना, ध्यान दो इधर, नहीं तो सोतले रह जाओगे जिंदगी भर, है ना। देखो, संभावित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग अभी तक किया नहीं गया हो लेकिन भविष्य में करने की आशा हो, जैसे हिमालय क्षेत्र की खनिज इत्यादि। भाई बताइए आप लोग कि ऐसा कौन सा संसाधन है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसा संसाधन जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो। पढ़िए लिखिए आप लोग, इसका यूज कीजिए, है ना। आगे देखिए, भविष्य में करने की आशा होती है, ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, संभावित संसाधन। जिसका संभव है कि बाद में अगर हमारे पास संसाधन खत्म हो जाए तो भाई यहाँ हिमालय के जाके कोड़ काट कर देखेंगे, अगर कोई संसाधन मिल गया तो भाई साहब उसका यूज करेंगे हम लोग, है ना। अगला है कि विकसित संसाधन। क्या है विकसित संसाधन? वे संसाधन जो विकसित होते हैं और उपयोग के लिए तैयार होते हैं। क्या होते हैं भाई? विकसित होते हैं और उपयोग के लिए तैयार होते हैं। विकसित के साधन कहलाते हैं, सॉरी विकसित संसाधन कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं, है ना। वे संसाधन जो विकसित होते हैं और उपयोग के लिए तैयार होते हैं, ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। ये वे संसाधन है जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, जैसे नदियां, तालाब इत्यादि। ये सब का यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, है ना। लेकिन इतना ज्यादा कर रहे हैं यूज कि भाई साहब नदियां सूख जा रही है ना। सरस्वती नदी देखिए सूख गई भाई, है ना। तो भाई इतना भी ज्यादा यूज नहीं कीजिए कि बाद में हम लोग को पानी के लिए एक बूंद के लिए तरसना पड़े, ठीक ना। जब यूज हो तभी पानी का यूज कीजिए, नहीं यूज हो तो भाई साहब उसको कम से कम नल को तो बंद कर दीजिए। कहीं पे देखिए कि वेस्ट पानी हो रहा है, उसको कम से कम सेव कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भाई साहब पानी की किल्लत होने वाली है, बहुत ज्यादा किल्लत होने वाली है, अभी भी हो रहा है। हा? आगे देखिए, भंडार संसाधन। अगला क्या है? भंडार। वैसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है, पर्यावरण में क्या है? उपलब्ध है तथा मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, लेकिन सही तकनीकी के विकास नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए भाई साहब बता रहे हैं आप लोगों को, बढ़िया से पढ़िए। ऐसे ऐसे जो संसाधन हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, वैसे वैसे संसाधन का उपयोग करने के लिए इंजीनियर बन करके वैसे वैसा टेक्निकल चीज बनाइए, है ना, ताकि हम लोग उसका यूज कर पाए, हमारे आने वाले पीढ़ी भाई देख सके, है ना। चलिए आगे देखिए। तो भंडार संसाधन क्या हो गया? ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, लेकिन सही तकनीक के विकसित नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। देख रहे हैं ना। फिर है संचित कोष संसाधन। वास्तव में ये संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकता है। भाई ये पहले की बात है, अब यूज हो रहा है लेकिन हर क्षेत्र में नहीं हो रहा है ना। देख लीजिए, अगला देखते हैं। हाँ अगला देखिए, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा भाई। संसाधन, ठीक। देखिए, इस संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना इस संसाधन नियोजन कहलाता है। एक पॉइंट है, अगला हम लोग का एक नया पॉइंट है। क्या होता है भाई कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब संसाधन नियोजन हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन नियोजन आखिर क्या होता है। तो विवेकपूर्ण यूज करना। अब मान लीजिए कि भाई साहब कुछ लोग क्या होते हैं ना कि ब्रश करते हैं, है ना, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, और टैप जो होता है, जो ये नल होता है उसको खुला छोड़ देते हैं, तब जीभी करते हैं, है ना। आजीवी करने के बाद तब तक पानी चल रहा है, अरे भाई साहब उसको तो बंद कर लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में वही जाकर के पानी खरीदना पड़ जाएगा, है ना। आने वाले समय में बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगा। फिर देखिए, बचाइए। फिर देखिए, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश हैं जहां खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। क्या है भाई? जहां खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। कहां पे? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना। यहाँ पे क्या है? कोयला का प्रचुर भंडार है। बिहार में चूना पत्थर एवं पाइराइट का प्रचुर भंडार है। बिहार में क्या मिलता है? बिहार वाले देख लीजिए क्या मिलता है भाई? चूना पत्थर एवं पाइराइट का प्रचुर भंडार है। और अरुणाचल प्रदेश वाले देख लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन, राजस्थान में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा तथा लद्दाख सांस्कृतिक विरासत में धनी है ना। देख लीजिए, और अरुणाचल प्रदेश वाले देख लीजिए भाई कि आप लोग के यहाँ जल भरपूर मात्रा में है, लेकिन सही तकनीक की वजह से आप लोग यूज
नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा है वे लोग यूज कर पा रहे हैं, प्लस पवन ऊर्जा है, तथा लद्दाख में सांस्कृतिक विरासत में लद्दाख क्या है, धनी है ना। अगला देखिए कि भारत में संसाधन नियोजन क्या होता है। भारत में संसाधन नियोजन है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज क्लास करवाएं कि छोड़ दें। हाँ, इतना ही तो लास्ट है, तो क्या करें, क्या करें, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, चलिए पढ़ा ही देते हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा और हिम्मत मान के बैठे रहिए। तो देखते हैं, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। एक क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। भाई क्या होते हैं, सोपान होते हैं, मुख्य होते हैं। संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न रूप से बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। कैसे बांटकर अध्ययन किया जा सकता है, देखिए पहला कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कौन सा सोपान का यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करवाना। सर्वेक्षण होता है ना, एक टीम गठित होता है, वे लोग जाकर के क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं और बताते हैं कि इस क्षेत्र में क्या है, कौन सा संसाधन उपलब्ध है ना। उसके आधार पर हम लोग फिर यूज करते हैं। दूसरा है कि सर्वेक्षणोपरांत जब सर्वेक्षण चल रहा हो तब मानचित्र तैयार करना। ऐसा नहीं कि भाई साहब ये गए, पता चला कि भाई संसाधन मिल रहा, कहाँ मिल लो भाई पते ना, है ना। इसलिए क्या कर लो, चित्र बना लो, मानचित्र बना लो कि कैसे कैसे गए थे, है ना। तो सर्वेक्षणोपरांत मानचित्र तैयार करना एवं संसाधन का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर आकलन करना कि भाई गुण क्या है उसका, कितना मात्रा में है, तो ये सब देखेंगे तब न जा करके हम लोग उस संसाधन का यूज कर पाएंगे। अब पता चले भाई गुणे नहीं है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, है ना। चलिए आगे देखिए, संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। नियोजन का क्या करना, रूपरेखा तैयार करना, एक रूपरेखा तैयार करना ताकि हम लोग उसका एक सही मायने में सही उपयोग कर सके। अगला है कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय समाहित होना स्थापित करना, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। संसाधन का नियोजन करने में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब था भाई, उसका डेट 1951 से 1956 से ही प्रयासरत है। क्या है भाई, प्रयासरत है, प्रयास कर रहा है ना। देख लीजिए प्रयासरत है, ठीक है। आगे, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की क्या होती है, अहम भूमिका होती है सभ्यता और संस्कृति के विकास में, है ना। अगला, संसाधन का अविवेकपूर्ण तथा अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। तो भाई सब बता देते हैं आप लोग को कि संसाधन का अविवेकपूर्ण या अतिशय, अतिशय मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में दुरुपयोग करना, उसको उपयोग नहीं उसको दुरुपयोग करना बोलते हैं। वो क्या करता है, विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरणीय समस्या को जन्म देती है। जैसे सामाजिक पर्यावरण कैसे, मान लीजिए संसाधन खत्म हो रहा है तो क्या होगा भाई, टकराव होगा समाज में, क्या होगा, टकराव होगा। जो आज हो रहा है, एक दूसरे को मार काट हो रहा है ना, ये सब करप्शन फैल रहा है ना। आगे देखिए, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सब क्या है, पर्यावरणीय समस्या को जन्म देता है। संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था, सॉरी पेन फेंका गया था, देखिए अगला, कि संसाधन क्या कहते हैं, कहां पे, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, है ना। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं, महात्मा गांधी बोले हैं भाई कि क्या है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई पेड़ जो हम लोग को फल देता है, आम देता है, उसको क्या करे, भाई आम खाइए ना। अब क्या करते हैं कुछ लोग, पेड़ को काट करके फिर भाई पलंग दीवान पलंग बनाना शुरू कर दिए, लीजिए भाई साहब फिर आम खा लीजिएगा, है ना। तो यही उनका बोलने का मतलब क्या था कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, उसका दुरुपयोग मत कीजिए कि पेटी भरना शुरू कर दिए हैं, है ना, माल कमाना शुरू कर दिए हैं। आगे, मेगा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया। मेगा पाटेकर ने क्या किया,
नर्मदा बचाओ अभियान चलाया, सुंदरलाल लाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया, यही तक है, ये नहीं है ना। चिपको आंदोलन कब? 1972 में यूपी के गढ़वाल जिले में, है ना। इस टाइम क्या होता था चिपको आंदोलन में कि कुछ लोग आकर के पेड़ काटना शुरू कर दिया, लेकिन वहां के जो आदिवासी लोग थे, वहां के जो औरत लोग थी, वे लोग क्या करते थे, पेड़ के पास पेड़ से चपक जाते थे कि भाई साहब सबसे पहले हमको काटिए, उसके बाद पेड़ को काटिएगा। समझिए वो लोग के लिए पेड़ क्या था, है ना। तो इसी तरह से हम लोग को भी पेड़ क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रोपना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, है ना। अगले देखिए कि संदीप पांडे ने वर्षा जल संचय कर कृषिगत भूमि का विस्तार आंदोलन चलाया। ये सब संसाधन संरक्षण दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम था। संसाधन संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। ये देख लीजिए, तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या है भाई, कि संसाधन संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। कौन कौन सम्मेलन हुआ? 1968 में क्लब ऑफ रोम में इसकी वकालत की। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की। 1974 में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रस्तुत हुए, है ना। ब्रेटलैंड है, बंटलैंड लिखा है। ब्रेटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने के लिए क्या हुआ, कारगर सिद्ध हुआ, है ना। फिर है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जो अभी एग्जाम देने वाले हैं देख लेंगे थोड़ा सा ये सब, है ना। कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था 2002 में। कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये जो चैप्टर था इसका पूरा नोट्स हम लोग खत्म कर दिए। अगला दिन क्या होगा कि अगला दिन हम लोग अगला वीडियो में क्या करेंगे, पूरा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पूरा जो आपका बीटीबीसी में क्वेश्चन आंसर दिया हो रहा था पूरा डिटेल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन आंसर आप लोग को सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।